नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा, मेरे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। आज कई बड़ी खबरें, इंपॉर्टेंट खबरें जो हम देवेंद्र जी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो खड़गे साहब ने कुछ ऐसा किया है जिससे लगता है राहुल गांधी को डर लग रहा है। अब राहुल गांधी को किस चीज़ का डर लग रहा है और मोदी जी उनको किस चीज़ से डरा रहे हैं, यही हमने पीछे लिखा भी है कि मोदी राहुल को क्यों डरा रहे हैं। तो कोई वजह है ऐसी हमारे पास कहने के लिए, वो वजह मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आज आरक्षण में समीक्षा की मांग को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे लोग, उनके कुछ लोगों से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मिले, ये भी बड़ी डेवलपमेंट है। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, उन्होंने इस बार राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की और कहा कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी ने जो वो नाराज हो गए, इसकी बात होगी। इसके अलावा यूपी के चुनाव में अखिलेश यादव का एक बड़ा ऐलान, महिला वोट के लिए 40,000 की स्कीम लॉन्च कर दी है। बीजेपी अपनी स्कीम कब लॉन्च करेगी, ये बात पूछेंगे हम देवेंद्र से। स्मृति ईरानी अमेठी के बीजेपी नेताओं से क्यों मुलाकात करने लगी, स्मृति ईरानी क्या यूपी में एक्टिव हो गई हैं। और अंत में बात करेंगे पंजाब को लेकर हुई एक बहुत अहम मुलाकात की। संदीप पाठक, राज्यसभा के सांसद जो आम आदमी पार्टी से आए, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। तो पंजाब में इस वक्त क्या डेवलपमेंट है उसकी चर्चा करेंगे। पहले राहुल गांधी जी के डर की बात कर लें। ये चिट्ठी आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लिखी है देवेंद्र, और उन्होंने इसमें ये लिखा है कि मॉनसून सेशन खत्म हुए कई दिन हो चुके हैं, अभी तक सत्रावसान की घोषणा क्यों नहीं की गई, प्रोरोग क्यों नहीं किया गया है। कहीं आप वाकई कोई स्पेशल सेशन, विशेष सत्र तो नहीं लाने जा रहे हैं डीलिमिटेशन बिल को लेकर के। उन्होंने खुद डीलिमिटेशन बिल के बारे में लिखा है कि क्या आप कोई विशेष सत्र या इसको एक्सटेंड करने की बात सोच रहे हैं, मतलब दोबारा सिटिंग बुलाने की बात सोच रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने एक इंटरव्यू में कहा है कि दिस इज नॉट ऑफ द टेबल, कि ये इस पर ऐसा नहीं है कि हम विचार नहीं कर सकते, हो सकता है कि हम ले आए डिलिमिटेशन बिल को और महिला आरक्षण बिल को लेकर के। फिर उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं खड़गे जी ने प्रधानमंत्री के सामने कि हम चाहते हैं कि ये बिल ना आए, हम चाहते हैं कि 543 सीटें लोकसभा की 25 साल के लिए फ्रीज कर दी जाएं, राज्यों की लोकसभा सीटें उतनी ही रहें, वो और तुरंत 29 के इलेक्शन से मौजूदा सीटों पर ही महिला आरक्षण लागू कर दिया जाए और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और सारे पार्टियों को आप कॉन्फिडेंस में लीजिए। ये दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले जयराम रमेश ने यही बात कुछ दिनों पहले कही थी कि ये सत्र जो है ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, किस लिए रखा हुआ है इसको ओपन अभी तक। वजह वही है सर जो वो सोच रहे हैं। अच्छा। उसमें तो कोई दो राय नहीं है। शुरू से हम लोग इस बात को कहते रहे हैं कि सरकार के स्कीम ऑफ थिंग्स में ये ज़रूर है। ये अलग बात है कि उसके लायक वो नंबर्स और माहौल दोनों चीज़ें समझ में आ जाए, करना है कब करना है, वो सारी चीज़ें तो आप कह सकते हैं कि वो अभी सिर्फ अनुमान के दायरे से भी एक तरह से बाहर हैं। लेकिन जहन में ज़रूर है वो बात, वो प्लानिंग ज़रूर है, तभी इतना लंबा वक्त, लगभग 14 दिन हो गया ना सेनेट आई हुआ है और अब उसको प्रोरोग नहीं कर रहे हैं। तो मकसद ही सिर्फ वही है। हालांकि आप देखें तो प्रधानमंत्री का इधर 4 दिन का दौरा विदेश का, हाँ, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, एससीओ मीटिंग और उज्बेकिस्तान में, तो 4 दिन वहाँ रहेंगे वो। उसके बाद लौट के आएंगे तो 12-13 में जब ब्रिक्स की मीटिंग है तो उसमें बिजी हो जाएंगे, उसमें पूरी तरह से बिजी हो जाएंगे। तो ये एक विंडो तो है कि इतने विंडो में कुछ नहीं होगा अभी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के हिसाब से अगर आप सोचें तो जाहिर तौर पे जब सरकार इस काम को कर रही है तो उनकी चिंता, उनकी फिक्र बहुत समझ में आने वाली चीज़ है कि वो तो एकदम से सशंकित रहेंगे कि अचानक से तो सरकार ऐसा नहीं कर देगी। ऐसा है कि खबरें तो अपोजिशन तक भी पहुंचती हैं, उनके भी लोग सब जगह होंगे, तो कुछ तो चल रहा होगा अंदर खाने। और उनको जब ये पता चल रहा है कि सरकार अंदर खाने अब एकदम से कॉन्फिडेंट है नंबर को लेके, बार बार सरकार के भीतर ये कहा जा रहा है, तो उनके अंदर भी तो ये उनको लग रहा है या आप बता रहे हैं कि सरकार कॉन्फिडेंट है? नहीं, सरकार एकदम कॉन्फिडेंट है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। तो ये बात तो उनको पहुंच ही रही होगी कि भाई अगर बार बार ऐसा संदेश आ रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के पास वाकई सारे नंबर आ गए हैं, फिर हमें क्या करना चाहिए। उन्हीं सारी चिंताओं को है तो एक टेक्निकलिटी कि आप प्रोरोग नहीं कर रहे हो सत्र को, मतलब आप प्रोरोग का मतलब आप ऑफिशियली उसको क्लोज डिक्लेयर नहीं कर रहे हो। लेकिन इनके पास वो विशेष एक स्पेशल सेशन का ऑप्शन तो हमेशा है, पहले भी बुलाया है, उसमें ऐसी कोई अड़चन वाली बात ही नहीं थी। लेकिन ये आमतौर पर एक दो एक्सेप्शन को छोड़ दें तो हो जाता है, इतना लंबा वक्त लगता नहीं। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये इंडिकेशन था पहले से कि प्रोरोग करके हम वेट करेंगे। वैसे देखिए, अगर ये काम सरकार कर ले तो देश का माहौल कैसे एकदम से बदलेगा। आप जरा इसकी कल्पना कीजिए। आप इतना दबाव अभी पीछे जो सरकार पर रहा, एक नेगेटिव विमर्श सरकार के खिलाफ जो भी बना, मैं कहता हूँ जितने मसले हों इस सरकार के खिलाफ इस वक्त,
सब पर भारी पड़ने वाला वो एक काम है, अगर वो सरकार कर ले डिलिमिटेशन और उसके साथ लोकसभा विधानसभाओं की सीटें बढ़ जाएं और महिला आरक्षण लागू हो जाए 29 के इलेक्शन से, इससे बड़ा सरकार काम के कुछ नहीं। हाँ सौरभ, और मोदी सरकार के हिसाब से आप देखें तो अभी जो बड़ा काम वो कर सकते हैं, जो कि एक तरह से आप कहें कि न सिर्फ ऑप्टिक्स के लिहाज से बल्कि सब्सटेंस जिसमें बड़ा सब्सटेंशियल काम है। बहुत सब्सटेंशियल काम है। तो ये यही चीज़ है जो कि उनके रिच में है, उनकी तैयारी है इसकी बहुत ज़्यादा, और एकदम बहुत नज़दीक आ चुका है मामला। तो उस कंडीशन में निश्चित तौर पे वो चाहेंगे कि जैसे उनको ये समझ में आए कि अब कर देना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी वाली चीज़ उनकी यही होगी। बाकी चीज़ें सौरभ जो कही जाती है ना कि जैसे आगे आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार, ये वो सब रूटीन चीज़ें हैं। सरकार है तो ये होगा ही होगा। हेडलाइन बनेगी कुछ दिन, उसका इम्पैक्ट जो है वो तो फिर बाद में, बहुत बाद में एक पता दिन से चलेगा। अधिक नहीं। उसके बाद क्या ही होता है उसमें, सामान्य सी चीज़ है। इससे पहले भी इतना मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, रिसफल हुआ, इतने सारे लोग बन चुके हैं। कौन सी ऐसी क्रांति आई थी? जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो सारी क्रांति उसी नाम से होनी है। वो तो ठीक है, बाकी सारी चीजें वो तो कुछ दिन लोगों की दिलचस्पी रहती है नए सामान्य नामों, नए रहती है। नामों में। हाँ। उसमें बहुत ज्यादा कुछ उसमें करने जैसा नहीं। ये चीज ऐसी है जो कि ग्राउंड तक आप पहुंचा देंगे उन सारी चीजों और को। क्या कह के फिर आप इसका विरोध करेंगे जब हो जाएगा तो? और उसमें सबसे बड़ी चीज़ सौरभ क्या है कि बाकी चीज़ों में क्या है कि बीजेपी के जो सपोर्टर, बीजेपी के जो लोग हैं वो डिस्कशन करेंगे। इसमें तो आधी आबादी सीधे सीधे, इसके अलावा हर व्यक्ति ही उसमें जुड़ा रहेगा। तो ये नैरेटिव के लिहाज से अगर आप सोचें तो सरकार के लिए जिसके बिग टिकट तो डिसीजन कहते हैं, ये वो होगा। और आप कह रहे हैं कि इस पर सरकार की बढ़ने की तैयारी बहुत पहले से है और सरकार कॉन्फिडेंट है। थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे कैसे ये नंबर पूरे हो सकते हैं, दो तिहाई कैसे पूरे होंगे? हाँ, उसमें जैसे पिछली बार के अगर नंबर्स को अगर आप देखें तो पिछली बार जितने वोट सरकार को आए थे 298। उसके बाद अगर आप जोड़ना शुरू करें तो उसमें टीएमसी से जो आ गए, शिवसेना से जो आ गए, वाईएसआर आएगी, डीएमके, आप बता रहे हैं कि आएगी? हाँ ओके। डीएमके मतलब उसमें आप सिर्फ कह सकते हैं कि वो एक कुछ निटिग्रिटी जैसी चीज़ें ऑप्टिक्स वाली वो थी, अन्यथा कोई सीरियस इशू हो उनके थिंकिंग में ये नहीं समझ में आ रहा है। 20-22 तो है उनके। हाँ, तो ये सारे नंबर्स को सर अगर आप जोड़ दें ना तो पिछली बार जो 352 की ज़रूरत थी, जो टोटल स्ट्रेंथ था वो नहीं, टोटल अपीयरेंस जो था उसके हिसाब से 352 की ज़रूरत थी, और बीजेपी टोटल स्ट्रेंथ के हिसाब से बहुमत से आगे जा रही है। प्लस कई सारे सांसद ऐसे होंगे जो कि गैर हाजिर होंगे। मतलब मैं ये सरकार का वर्जन बता रहा हूँ कि जो उनकी तैयारी चल रही है, जिसमें जो बातें बताई जाती हैं उसके हिसाब से ये सारा ऐसी तस्वीर आपने जिक्र कर दिया तो मुझे याद आ गया, ये टीएमसी वाला मामला कहीं कोई अटक तो नहीं रहा भाजपा के लिए? ये एनसीपीआई वाले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीकर समयबद्ध तरीके से फैसला ले, मतलब टाइम बाउंड फैसला लें, ज्यादा वक्त ना ले। उसके तुरंत बाद स्पीकर ने उन सांसदों को चिट्ठी भेज दी है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो, या आप बताइए। वो टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद एनसीपीआई में मर्ज कर गए और एनसीपीआई के एनडीए एलआई होने के नाते उनको लोकसभा में अलग बैठने का प्रावधान भी स्पीकर ने कर दिया, जगह दे दिए, लेकिन मान्यता नहीं दी है उनको एनसीपीआई के तौर पर। निश्चित तौर पर उसके पीछे वजह तो कानूनी पहलू ही आप समझ सकते हैं, अन्यथा इतना लंबा वक्त नहीं लगता। और खासतौर पर तब जब ये बताया गया था कि हाँ पहले ही मुलाकात हो चुकी है, सारी बातें कही जा चुकी है, सारा तर्क हो चुका है, लेकिन अब एक तो कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ये नहीं पता कि कोर्ट में क्या होगा, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ होगी जो कि देखने वाली बात होगी उसमें कि क्या हो रहा है। अगर उसमें कोई प्रतिकूल डिसीजन आया तो निश्चित तौर पर न सिर्फ उन सांसदों के लिहाज से बल्कि एनडीए के लिहाज से भी बड़ा झटका होगा। लेकिन अब एक दबाव तो स्पीकर पे हो गया ना कि भाई जल्दी इसको कीजिए, इस पर इसको बहुत ज्यादा वक्त तक टाला नहीं जा सकता, एंडलेस नहीं जा रहा है, एंडलेस। अब सरकार कब वो उस जिस काम के लिए उनकी जरूरत है वो काम कब होगा उसकी भी कोई डेडलाइन नहीं है, और स्पीकर पर यह दबाव भी होगा कि भाई फैसला ऐसा करना है जो ऐसा ना हो कि जाकर के स्ट्रक हो जाए बाद में सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, वो भी किरकिरी है निश्चित तौर पर, ज़्यादा किरकिरी होगी अगर वैसी स्थिति आई तो। निश्चित तौर पे भले ही चाहे जितनी बातें कही जाए कि ये तो एनसीपी के थे, ये तो टीएमसी के टूट के आए थे, इस बात का कोई मतलब नहीं है। सबको पता है, बीजेपी सबको पता है कि हाँ किसने किया क्या किया। तो अगर वो कंडीशन हुई तो निश्चित तौर पे वो बड़ी किरकिरी वाली बात होगी। इतना ज़रूर है सौरभ कि जितना समय लगा ये होने में, भूपेंद्र यादव जी खुद एक आप समझ सकते हैं कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं, बाकी सलाह मशवरा करके, तो आप ये समझ सकते हैं कि सारे कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद ये किया गया होगा, ये एक अंडरस्टैंडिंग रखी जा सकती है। इसके बाद अगर झटका लग रहा है तो आप समझिए कि फिर उसमें ऐसी बात नहीं थी कि आपने हड़बड़ी में कोई डिसीजन उठा ले लिया, उसके गलती हुई, वो फिर आपके पूरी रणनीति पे चोट होगी। एक ऐसे स्पेकुलेटिव सवाल है, पूरी तरीके से पूछ रहा हूँ आपसे, वैसे दिमाग में आया। मान लीजिए कि टीएमसी के सांसद, ये एनसीपीआई के सांसद
महिला आरक्षण बिल पर सरकार के साथ वोट कर दें, बाद में सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ना ना ये तो गलत था, ये टीएमसी के ही सांसद हैं, क्या होगा? मतलब उसका उस बिल पे कोई असर है? नहीं, एक बार अगर हो गया हाँ। तो निश्चित तौर पे फिर कुछ भी हो जाए। हाँ, उसके बाद तो कुछ मतलब नहीं रहेगा कि भाई जिस तारीख में वोटिंग विचित्र हुआ है बात उसमें है तो लेकिन ये डिसीजन नहीं था। हाँ, ये वाकई विचित्र वाली चीज़ होगी। और निश्चित तौर पे ये होना यही चाहिए कि आप कोर्ट का एक डिसीजन आ जाए और उस लिहाज से ही मतलब Anyway. एटलीस्ट ऐसा ना हो कि ऐसी चीज़ों में आप माहौल उड़ाता हुआ नजर आए देश का लेकिन वो संविधान। काम इतना बड़ा है ना, ये कहावत है ना कि कई बार एंड्स मैटर मोर देन द मीन्स, जो अंजाम है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है हाँ, जैसे बजाय कि वो महात्मा गांधी वाली लाइन वही है ना कि कई बार ये कहा जाता था कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। कई लोग महात्मा गांधी जैसे ये कहते थे कि नहीं, अगर साधन आपका पवित्र नहीं है तो साध्य पवित्र नहीं हो सकता। तो ये उसी तरह की लाइन होगी। अब मैं आगे आपको जितनी खबरें बताऊंगा ना, वो सब हमारे इस हेडलाइन की इस हमारा जो सब्जेक्ट है इसके साथ मेल खा रही है। मोदी क्यों डरा रहे हैं राहुल गांधी को? आरक्षण पर आरक्षण की समीक्षा करने की मांग करने वालों से केंद्र सरकार के बड़े मंत्री का मिलना, और उन्हीं मंत्री का मिलना जो सीजेपी वालों से मिले थे, नड्डा जी से, ये क्या बताता है? अच्छा, वो उन प्रदर्शनकारियों ने भी अपनी मांगें कुछ सॉफ्ट कर ली हैं। वो तो आरक्षण हटाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, अब उन्होंने कहा है कि हम आरक्षण हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं, आरक्षण की समीक्षा करने की मांग कर रहे हैं कि जो हकदार हैं उन्हीं को मिले। हाँ, मतलब एक तरह से आप कहें कि आरक्षण के पक्ष में ही अब वो अपनी डिमांड रख रहे हैं रेशनल तरीके से। बस ये है। सरकार के हिसाब से अगर आप सोचिए कि सरकार क्यों मिली, इसका काउंटर क्वेश्चन ये सोचिए कि सरकार को क्यों नहीं मिलना चाहिए। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने गालीबाजी नहीं की, क्योंकि उन्होंने पुलिस के साथ मारपीट नहीं की, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने देश में शासन बदलने की बात नहीं की, तो इस लिहाज से आप उनसे ना मिले, खासतौर पर तब जब सरकार के पॉलिटिकल एस्पेक्ट को सौरभ देखें, सत्ताधारी पक्ष के पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखें, तो उनके अंदर ये कंसर्न तो है ही ना कि यूजीसी के समय से सवर्णों के अंदर एक नाराज़गी है। बिल्कुल। यहाँ तक कि सौरभ आपको हैरानी होगी ये जान के कि बांकीपुर में जो लोग कैंपेन में लगे थे बीजेपी के, वो बाद में इस बात को बता रहे थे। जाहिर तौर पर ये बहुत सारी चीज़ें बाद में आती हैं। उस समय उनका ये कहना था कि जब हम लोग कैंपेन के लिए जाते थे तो सीधे हमारे जो सपोर्टर्स हो सकते थे वो ये काउंटर क्वेश्चन करते थे कि इसलिए आपको वोट दिया जाए, आप लोगों को वोट दिया जाए, फिर आप हमारे बच्चों को जेल में अंदर डलवाएं। तो बांकीपुर जैसी विधानसभा की कंस्टिट्यूंसी में अगर ये इतना बड़ा इशू है, उत्तर प्रदेश में आप देखें निश्चित तौर पे ये बड़ा इशू है, तो वो डिनाइल मोड में बीजेपी अगर लंबे समय तक रहे तो वो बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो। तो जाहिर तौर पे इस कंडीशन में भी बीजेपी ये मैसेज नहीं देना चाहती थी कि आप अपनी बात भी ना करें। हाँ, इतना ज़रूर है कि आरक्षण को लेकर सरकार के अंदर कोई उसमें कोई रीथिंक हो, ये दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी के अंदर भी कोई संभावना नहीं, लेकिन आप बातचीत भी ना करें, उनको समझाएं भी ना, ये तो अफोर्ड नहीं कर आप सकते। हमारे लिए मैटर करते हैं, मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं, और आपको रियल पिक्चर समझाना सरकार की भी जिम्मेदारी है। ठीक है। जैसे उन छात्रों को जब नड्डा जी सारी चीजें बताएंगे तो उनको भी ये समझ में आएगा कि हाँ ये क्यों कह रहे हैं इस बात उसमें का। ये कहा है कि आगे भी मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, ये भी नड्डा जी ने भी कहा और प्रदर्शन का इन्होंने प्रतिनिधियों ने भी कहा है। तो अब ये कहानी बाकी है, आगे मुझे लगता है और परतें खुलेंगी कि क्या अब होने इसका एक वाला और पहलू समझिए सौरभ, कि मान लीजिए कि उस बातचीत में इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। तो मान लीजिए कि जब ये समझाया जाए बीजेपी के द्वारा कि अगर आप इस बात को ना माने, ठीक, और आप हमारे खिलाफ रहें, तो आप किनको मजबूत कर रहे हैं और उनकी नीति आरक्षण को लेके क्या है। वो तो प्राइवेट जॉब तक में उसको, ठीक है, उस हमने आदमी आपकी ढुकेने बात की नहीं कर मानी, रहे हैं। हाँ, आपने हमको हरा दिया, हाँ, उसकी हमारी जगह जो आएगा वो मान लेगा आपकी हमारी जगह जो आएगा वो अभी क्या कह रहा है, अभी देख लीजिए कि वो क्या कह रहा है और किस तरह की आरक्षण को फैलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो ये अच्छा, अगली खबर जो है वो राहुल गांधी जी के लिए ठीक बहुत चिंता तो नहीं, क्योंकि उनके कुछ कहने और बोलने का वैसे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है, लेकिन हाँ ये खबर के लिहाज से जो है इंटरेस्टिंग है बहुत। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, वैसे तो लोग आजकल इस बात पे भी नाराज़ हो जाते हैं कि आप उनको शंकराचार्य क्यों कह रहे हैं, कोर्ट केस में उनका चल रहा है मामला, लेकिन नहीं, वे शंकराचार्य कहलाए जाते हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी लगातार हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, अगर वो ऐसा करते रहे और उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो हम उनके खिलाफ अभियान छेड़ेंगे और हम हिंदुओं से अपील करेंगे कि कांग्रेस पार्टी को कभी वोट ना दें। ये वो कह रहे हैं जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोले, कांग्रेस का समर्थन किया उन्होंने लगभग हमेशा, और अब वो कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन करेंगे कि उन्होंने मनुस्मृति का अपमान किया है और माफ़ी मांगे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये।
हाँ बिल्कुल सौरभ, और ये दिखा रहा है कि राहुल गांधी ने इस मसले को लेकर जो कुछ बोला, वो उम्मीद ये कर रहे होंगे कि अम्बेडकरवादी जिस प्रकार की बात करते हैं शायद उसी प्रकार का ट्रैक्शन उनको भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इनकी जो सिचुएशन थी, पॉलिटिकल सिचुएशन, वो बहुत आपको दिखी वोलेटाइल तौर पे, इस लिहाज से कि बाकी जो धर्म हैं वहाँ जो इस प्रकार की चीज़ें हैं उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते कभी कुछ? क्यों आपको सिर्फ यही दिखता है? उसमें भी तब जब मनुस्मृति का जो ओरिजिनल है इंस्क्रिप्ट वो किसी के पास नहीं, अंग्रेज आए, 1 साल में उन्होंने संस्कृत भी सीख लिया, उसका ट्रांसलेशन भी कर दिया, क्या क्या चीज़ें उसमें जोड़ दी गई। उसी पुस्तक में अगर ये कहा जा रहा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, उसी के हाँ हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें और लाइन हो जो कि बेहद आपत्तिजनक हो सकती थी, हो सकती हैं या होंगी, हैं बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो ओरिजिनल में था या नहीं था? ओरिजिनल में था भी, और अगर है तो भी गलत है, बाद में जोड़ दिया गया, उसके आधार पर उसके बाकी सारी चीज़ों को आप खारिज कर रहे हो। और बाकी धर्मों में जितनी जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें आप नहीं बोल रहे हो। सोचिए, मनुस्मृति का मतलब क्या है? जो मनु ने कहा, मतलब आपके आदि ग्रंथों की समान पुराना ग्रंथ है ये। और कोई हाथ से लिखे हुए तो कोई नहीं, हमारे वेद भी हाथ से लिखे हुए नहीं है, वेद भी स्मृति से ही लिखे हुए हैं। अब वो उसमें कहा जाता है कि भाई ये तो आप मतलब कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, और इस ये जो किताबबद्ध इसको जो किया गया है, मतलब जिल्दबद्ध कह दीजिए उसको, किताब के रूप में, वो तो कुछ 100 साल पहले किया गया। बिल्कुल सर। और किस घर में मनुस्मृति रखा हुआ है? कौन उसे राहुल गांधी शायद एक हाथ ज्यादा आगे चले गए। हाँ। उनको जरूरत नहीं थी ये करने की, आपने खाम का एक सेक्शन को एलिनेट किया इससे। और इसमें आप देखें तो जब उन्होंने ये बयान दिया था, उसके बाद जो पुणे में वो कहा कि पैट्रियार्की के खिलाफ, वहाँ भी वो लाइन, वो भावना अच्छी हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी तो वहाँ फिर कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में दिख रहे हैं कि सामने हिजाब पहनी हुई बच्ची है, उसको आप नहीं दिख रहा है। दूसरे धर्मों में क्या क्या समस्याएं हैं, ट्रिपल तलाक और तमाम दूसरी चीजें, उसमें आप कुछ नहीं बोलते। वही प्रूव हुआ जो लोग कहते थे कि राहुल गांधी जो हैं, अब कांग्रेस पार्टी पहले सेंट्रिस्ट और उसके बाद लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी कही जाती थी, अब कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल लेफ्टिस्ट पार्टी माना जाने लगा है। तो ये उसी को प्रूव करता है, उसी लाइन को लेके जा रहा है। और उनकी सारी समस्याएं सिर्फ सनातन धर्म, हिंदू धर्म, उसी में नजर आ रही है। बाकियों के बारे में भी बोल लेते हैं तो समझ में आता है कि हम सुधार की बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं जरा यूपी की 2 बड़ी खबरों की। अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से 40,000 रुपए महिलाओं को देने का ऐलान किया अगर वो चुनाव जीत गए तो। मैं इस स्कीम की ही इसलिए बात कर रहा हूँ, बाकी तो यूपी में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हर राज्य में अब ये पैसा देने वाली स्कीम का ऑफर दिया जाता है। लेकिन लोग ज़्यादातर ये ऑफर उसके हाथ से लेते हैं जो मौजूदा रूप में सरकार में हो। बीजेपी वहाँ सरकार में है, बीजेपी ने घोषणा नहीं की है, लेकिन सबको बता दिया है कि वो 50,000 रुपये ऑफर वाली स्कीम जो है वो लाने वाली है। तो मुझे लगता है इसके बाद जल्द बीजेपी को इसकी घोषणा करनी पड़ेगी। बीजेपी ऑलरेडी उस पर काम कर रही थी सौरभ, जो कि बीजेपी नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर ऑलरेडी काम कर रही थी। और पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि महिलाओं के डाटा भी लगभग उनके पास आ चुके हैं जो कि बेनिफिशरी होंगी इसके तहत। और उसके लिए क्या फॉर्मेट होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी, उस पर तो अभी काम हो रहा है। अपोजिशन में जब आप होते हैं तो अनाउंसमेंट करना बड़ा आसान काम होता है, जब सरकार में होते हैं तो क्योंकि आपको देना है तो पूरे मैकेनिज्म के तहत ही आप वो व्यवस्था कर सकते हैं। दिल्ली में देखिए ना, अब 1.5 साल के बाद जाके शुरू हुआ है। हाँ, तो अपोजिशन में है तो आप कुछ भी बोल दें, आप बहुत आसान रहता है। बाद में जब सरकार में आएंगे फिर सोचेंगे कि अच्छा इतना बजट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कौन इसके लाभार्थी होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, वो डाटा आपके पास है कि नहीं है। तो सरकार में क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार वहाँ पर है तो वो पहले मैकेनिज्म तैयार ये बात कर लें, मैंने आपसे कहा कि दिल्ली में घोषणा की गई थी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में थे, उन्होंने भी घोषणा की, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले कोई किश्त नहीं दी थी, इसका उनको नुकसान हुआ। आज समीक्षक ये कहते हैं हाइंडसाइट में कि अगर उन्होंने जो घोषणा की थी उसको चुनाव से पहले लागू कर दिया होता, पैसे देने शुरू कर दिए होते, तो शायद वो चुनाव जीत जाते। बीजेपी ने, क्योंकि वो अपोजिशन में थी तो वादा ही कर सकती थी, बाद में दिया। योगी आदित्यनाथ को ये स्कीम पहले लॉन्च करनी पड़ेगी अगर वो कैसा सोच रहे हैं तो। बिल्कुल सौरभ, और अगर ये करना है, जो तैयारी नजर आ रही है वो इलेक्शन से पहले ही सरकार में रहते हुए अगर आप वायदा कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता। हाँ, वहाँ पर तो फिर आप कहते हैं दो भाई, उससे फिर बेहतर है कि आप उस पर ना जाएं। और इतने लंबे समय से आप सरकार में हैं, तीसरी बार आप जा रहे हैं अगर चुनाव में, तो महिलाओं के लिए तो रहेगा ही सवाल। और जिस प्रकार का पैटर्न सौरभ बन रहा है अलग अलग राज्यों में, एकदम से दिख रहा है कि यहाँ भी वो एक निर्णायक फैक्टर हो जाएगा जैसे वो आएगा, और उसमें जो दे देता है वो आमतौर पर एडवांटेज वाली पोजीशन में। ऐसा कोई चुनाव हमने नहीं देखा जिसमें पैसे देने शुरू कर दिए हों और वो पार्टी हार गई हो। ऐसा तो कोई इलेक्शन याद नहीं आता। मतलब लाभ के हिसाब से आप देखें तो पहले कुछ ऐसे इलेक्शन रहे हैं जहां पर आपने बेनिफिशियरी स्कीम कुछ चलाई, लेकिन उसका इस टाइप की बिल्कुल डायरेक्ट पैसा देने वाली, हाँ, अभी के ट्रेंड में वो नहीं दिख रहा है।
आगे, स्मृति ईरानी ने अमेठी के बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। स्मृति ईरानी अमेठी के पदाधिकारियों से मिले, इसमें कुछ अटपटा नहीं है। वो वहाँ की पूर्व सांसद हैं, राहुल गांधी को हरा चुकी हैं, वहाँ उन्होंने अपना घर बना लिया है, वहाँ वो जाती रहती हैं। लेकिन यूपी में स्मृति ईरानी एक्टिव हो रही हैं चुनाव से 6 महीना पहले। ये ज़रूर एक बात करने लायक बात है कि स्मृति ईरानी की यूपी के इलेक्शन में भूमिका बड़ी होगी क्या? ये स्टार कैंपेनर तो सौरभ वो तो ठीक, वो तो पार्टी के नॉर्मल हैं, है। ये पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। और अमेठी, जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि अमेठी उनके लिए सेकंड होम की तरह है। तो वहाँ से लोगों का आना, वो लोग आए, उनका जाहिर तौर पे उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, वहाँ पे संगठन के लोग हैं जिनके साथ डेली का संपर्क है। इनके राष्ट्रीय महामंत्री के बाद बनने के बाद उनको दिल्ली आना था, वो आए और उनसे मिले और पार्टी के मुख्यालय में वो मुलाकात हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से अगर आप बात करें तो निश्चित तौर पर वो बहुत महत्वपूर्ण रोल में रहेंगी, इस रूप में कि नैरेटिव सेट करने के लिहाज से आप देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में पीएम, गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, इस तरह के लोग ही पूरे इलेक्शन के नैरेटिव को आगे लेकर जाएंगे। और स्मृति ईरानी कैसी वक्ता है हम सभी जानते हैं कि किस रूप में वो सेट करते हैं। और राहुल गांधी के हिसाब से आप सोचिए कि जब जब राहुल गांधी वो कुछ करेंगे तो हेड ऑन के लिए वो, आपने देखा कि जंतर मंतर पे वो गए और स्मृति ईरानी जी तैयार थी कि कैसे राहुल गांधी को लेकर लगातार अटैक करना है। तो वो इस काम को बखूबी करती भी हैं और पार्टी उनकी इस क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करेगी। बताया जाता है कि बंगाल के इलेक्शन में बहुत कारगर रही स्मृति ईरानी। गजब की सौरभ, वहाँ तो मैं था। और दो चीज़ें हैं उनमें, एक तो ये कि मेहनत बहुत करती हैं। अगर सुबह 7 बजे भी पार्टी ने कार्यक्रम लगा दिया तो वो 7 बजे मना नहीं करेंगे सुबह। और सुबह 7 बजे से लेकर सौरभ, कई दिन मैं बंगाल में देखता था कि उस समय निकलती थी 7, साढ़े 7, 8 के आसपास, और रात में लौटती थी 1 बजे, 1:30 बजे अपने रैलियाँ कार्यक्रम करके अगले दिन फिर शुरू, और फिर अगले दिन से वैसे ही शुरू। और ये उनका महीनों चलता है। तो वो एक ताकत आप समझ सकते हैं कि तुम इतनी मेहनत करने की ताकत। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत शार्प और इंटेलिजेंट लीडर हैं। पीपल्स का पल्स जो है ना, लोगों का पल्स जो है फट से समझती हैं कि कैसे कम्युनिकेट करना है, किस इमोशन में करना है, और ज़्यादातर उस लैंग्वेज में कर लेती। वो बोलने वाला था, ऐसा ना हो कि आपको चुनाव में वो भोजपुरी बोलती दिख जाए। वही जिस लैंग्वेज में आप चाहेंगे उनको, अगर एकदम अंग्रेजीदा आदमी अमेरिका के किसी को आगे बैठा दीजिए तो उनसे उसी अंदाज में बात करेंगे। और उसी समय उनके साथ कोई महिला या कोई और व्यक्ति, गांव का कोई व्यक्ति खड़ा होगा ना, तो वहां से घूमेंगे तो उसके अंदाज में बात करेंगे। ये इंटरेस्टिंग बात थी। खैर, अब देखिए आगे उनको क्या रोल मिलता है यूपी में। अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब की बात करने के लिए 2 बड़ी वजह हैं हमारे पास। एक तो संदीप पाठक, जो आम आदमी पार्टी से आए, बीजेपी में राज्यसभा के साथ सांसद हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। वो बीजेपी के संगठन के उसमें अभी जो रिसेट हुआ है उसमें उनको सचिव बनाया गया है, राष्ट्रीय सचिव की भूमिका उनको दी गई है और उनका उपयोग पंजाब में किया जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये एक बात है। दूसरा, अकाली दल के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा वो अभी पता कुछ दिनों में साफ हो जाएगा बीजेपी का। सुखबीर बादल ने एक रैली में अमृतपाल के खिलाफ बोलना शुरू किया है। पंजाब में लोग अमृतपाल के खिलाफ नहीं बोलते हैं। सुखबीर बादल ने उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है, वो कि वो पंथिक वोट का सवाल है। और स्टार्टिंग ही सौरभ इस लाइन से कि ये वारिस नहीं वायरस है, और ये दुबई से आया और 2 साल के अंदर सांसद कैसे बन गया, ये कैसे वारिस हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आप समझ सकते हैं कि जब वो पंथिक वोट के स्टेक होल्डर बनने की कोशिश कर रहे हैं अमृतपाल, तो अकाली दल का इस पे सबसे बड़ा दावा रहता है। बीजेपी अकाली दल की सरकार इसी से बनी ना। अकाली दल वो पंथिक वोट लाता था और ये शहरी हिंदू वोट लाते हैं। तो उसमें ये सुखबीर सिंह बादल कैसे ये अफोर्ड कर सकते हैं कि उस वोट में आपके अंदर कोई सेंधमारी करे। और अमृतपाल का वो ट्रैक्शन बढ़ रहा है। एक खास, वो अमृतपाल जिताएं, सीट कितनी नहीं जिता पाए वो अलग मसला है सौरभ, ठीक, हराएंगे कितनी सीटों पे, वो एक फैक्टर के तौर पे वहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में सुखबीर सिंह बादल ने स्वाभाविक तौर पे उनको हेड ऑन लेना शुरू किया सौरभ। और बीजेपी अकाली दल गठबंधन के हिसाब से अगर बात करें तो जो लोग पंजाब में बीजेपी की पोजीशनिंग को ठीक तरीके से समझ रहे हैं या जो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, उनमें से अधिकांश का ये मानना है कि अकाली दल के साथ गठबंधन में हमें जाना चाहिए। एक तो पॉलिटिकल इसका फायदा है, जैसे मोटे तौर पे अगर आप सौरभ ये देखें कि सिख वोट, हिंदू वोट, दलित वोट सिख और हिंदू दोनों में बटे हुए हैं। 60% के आसपास माने सिख, 40% के आसपास अगर हिंदू, और इन्हीं दोनों में 35% के आसपास दलित हैं, जो कि सिख में भी हैं, हिंदू में भी हैं। सिख वोटर के स्टेक होल्डर के हिसाब से 35% आबादी सिखों की, दलितों की है पंजाब में।
अब इसमें सिख वोटर के हिसाब से अगर आप स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी वहाँ पर है, अकाली दल, ये वाइस दे पंजाब, इस तरह के जो भी हैं, ठीक। बीजेपी का तो उसमें लगभग आप नगण्य मान के चलें। बाकी जो हिंदू वोटर है वहाँ पर अगर आप देखें तो बीजेपी वहाँ पर स्वाभाविक तौर पर सबसे बड़ी स्टेक होल्डर, उसमें उसको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें अब दलित को वो कितना साथ लाती है, और अगर अकाली दल के साथ गठबंधन में आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि मल्टी कॉर्नर इलेक्शन में एक अच्छा बुके हो जाएगा और फिर जीतने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे अगर ये दोनों साथ आते हैं। तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों आपके साथ एक हो जाएगा। दलित पर लगातार वो काम कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग, तो ये एक प्रॉस्पेक्ट तो नज़र आ रहा है उन लोगों को। दूसरी चीज़ ये होगी कि ऐसे भी समझिए कि अगर अमृतपाल जिस लाइन पर चलते हैं, अगर उस तरह की पॉलिटिक्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी हो तो पंजाब के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसा मानेंगे कि ये बेहतर नहीं है, देश के लिए भी बेहतर नहीं है। और ये तो सौरभ किसी के दिमाग में ये बात आती होगी ना कि लगातार आप दुबई रहे आए, दुबई में रहे तो किन किन से आपका संपर्क रहा, क्या रहा, कौन आपके पीछे थे, कैसे वहाँ से आपको अचानक भेज दिया गया और आपने वो सारी लाइफ स्टाइल चेंज करके और इतने जल्दी मैं आप नहीं बोल रहे, मैं साफ साफ कह देता हूँ, पंजाब में ऐसे तत्व बढ़ते जा रहे हैं जो भारतीय संविधान का केवल बहाना लेते हैं कि इस पर शपथ, इसकी शपथ लिए बिना हम नेता नहीं बन सकते, बाकी उनका भारत के साथ कोई जुड़ाव नहीं। बिल्कुल, और इनको आप समझ सकते हैं कि अगर बाकी अगर इनके इंटरनेशनल कनेक्शन हैं और उसके पीछे कौन होगा, क्या उनकी मंशा होगी, तो वो सारी चीज़ें पंजाब की सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। और जो लोग भी पंजाब को शांतिपूर्वक तरीके से देखना चाहते हैं वो इसको अच्छा नहीं माने। तो इस इलेक्शन में निश्चित तौर पर वो देखने वाली बात होगी कि वैसी ताकतों को पंजाब के लोग कितना निगेट करते हैं या फिर उसको, और उन पर बीजेपी नहीं कमेंट कर सकती, नहीं तो फिर पोलराइजेशन होगा। जैसे सुखबीर बादल कर सकते उसमें हैं। वो सुखबीर बादल की ही जिम्मेदारी है कि आप वहाँ पे उन चीज़ों को हैंडल करें। बीजेपी जैसे ही जाकर उन चीज़ों पे बोलना शुरू करेगी माहौल और ज़्यादा गड़बड़ होगा। संदीप पाठक की मीटिंग हुई गृह मंत्री से, संदीप पाठक के हिसाब से सर बात करें तो जैसे बीजेपी का अपना जो ढांचा है, माननीय सतीश पुनिया को प्रभारी बनाया गया। सतीश पुनिया बीजेपी को जानते हैं या बीजेपी के जो भी नेता हैं बीजेपी को जानते हैं। संदीप पाठक पूरे पंजाब को जानते हैं। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी को जानते हैं। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जानते हैं। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी की उस ताकत को जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या करती है। और संदीप पाठक आम आदमी पार्टी की कमज़ोरी को भी जानते हैं। तो टेबल पर एक ऐसा आदमी जिसने पिछले चुनाव में, आप राघव चड्ढा तो सौरभ जब अलग होने था उनको आम आदमी पार्टी से, उससे बहुत पहले आप देखें तो पार्टी के भीतर एक तरह से वो अलग हो चुके थे, ठीक। उसके बाद सारी कमांड संदीप पाठक के हाथ में थी और पिछला इलेक्शन तो पूरे तरीके से संदीप पाठक ने उस इलेक्शन को लड़ाया था। डाटा के आदमी हैं, टेक्नोक्रेट व्यक्ति हैं। तो ये सारी चीज़ें जब वो टेबल पर लेकर आएंगे तो कल जो गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, वो आप समझ सकते हैं कि वो पुस्तक लेन देन या शिष्टाचार मुलाकात नहीं, वो सीधे सीधे पंजाब को लेकर कि क्या क्या करना चाहिए। और ये अमित शाह के काम करने की आदत है कि जैसे किसी इलेक्शन स्टेट में वो अपना पाँव मजबूती से आगे एक्टिव करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जाते हैं वो डाटा पे और फीडबैक पे। स्टार्टिंग उनका यही होता है कि ग्राउंड का फीडबैक क्या है, इमोशन क्या है, क्या चीज़ है और डाटा क्या कह रहा है, और वहाँ के बाद फिर वो रणनीति बनाना शुरू कर रहे हैं। तो समझ आ सकता है कि संदीप पाठक का रोल कितना ज़्यादा अहम रहेगा सौरभ। और संदीप पाठक ने भी बीजेपी को कैसे आत्मसात करने की प्रक्रिया शुरू की है। आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊँ कि जब वो बीजेपी में सौरभ जाते हैं, अभी बीजेपी मुख्यालय जैसे आज गए जैसे मान, तो वहाँ पर बीजेपी के मेन गेट पर एकदम छू के, वहाँ कोई कैमरा नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था, मैं देख रहा था उनको, और छू के उन्होंने सर पे लगाया और ऊपर गए। बात है, हाथ में लैपटॉप लिए, उनके साथ सहयोगी थे और कोई लोग भी नहीं, ये भी नहीं था कि कोई उनको देख रहा है या किसी को दिखाने के लिए। मेन गेट अंदर दिखावा नहीं कर रहे थे, वो दिखावा नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं, ना कोई मोबाइल, ना कोई कैमरा, ना कोई नेता। मैं वहाँ खड़ा किसी से बात कर रहा था, मैंने देखा कि वहाँ पे जाके उन्होंने मतलब सच में प्रूव करना चाहते हैं इस वक्त वो अपने आप को। जाहिर तौर पे वो एकदम से उनको ये लग रहा है कि हाँ ये वैसी पार्टी है जो मेरी क्षमताओं का बहुत बेहतर इस्तेमाल करेगी। और अगर संदीप पाठक ने बीजेपी की रीति नीति को ठीक तरीके से पकड़ लिया सौरभ, तो पार्टी के लिए बड़ा एसेट होता है। एक चीज़, आपने इतनी सारी उनकी खूबियां बताई, एक चीज़ और मुझे लगती है शायद वो आज भी आम आदमी पार्टी के अंदर की खबरें रखते होंगे। पूरा मैंने बताया ना उनको कि मजबूती, कमजोरी, क्योंकि सारे उनके लोग भरे हुए हैं। कुछ भी उनको जानना हो तो अरविंद केजरीवाल से पहले वो आम आदमी पार्टी के बारे में उनको बता देंगे वो। प्रधानमंत्री का तो एक वो बड़ा वायरल हुआ था, कौन से इलेक्शन की वो बात है मुझे याद नहीं रहा, अभी हाल फिलहाल की, शायद बंगाल की बात है कि जहाँ एक कॉम्प्लेक्स में उनका प्रोग्राम था, वहाँ एक शादी होनी थी, तो वो उसमें जाहिर है असुविधा हुई होगी, तो उसके बाद दूल्हा दुल्हन से मिलने गए। और इसका ध्यान रखता है लोग कि भाई पब्लिक सेंटिमेंट कैसा जा रहा है। कुछ असुविधाएं ऐसी होती हैं जो कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते लोगों को झेलनी पड़ती है, लेकिन वहाँ ऊपर ये ध्यान रहता है कि भाई ये
नहीं होना चाहिए। और सिर्फ पब्लिक प्रोग्राम पब्लिक प्लेस पे नहीं, जैसे पार्टी के भीतर भी वो इंस्ट्रक्शन में ये रहता है कि भाई ऐसी चीज़ें आप देखें कि कम से कम लोगों को असुविधा हो। चलिए, तो आज का सारी चीज़ों पर बात हुई है, लगभग सारी बातें राहुल गांधी को परेशान करने वाली हैं। अब देखिए कि ये जो सबसे बड़ी परेशानी है, महिला बिल, डिलिमिटेशन बिल, इस पर जो ये धड़कन बढ़ा रखी है इस वक्त नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की, इसका हमें आखिरी उत्तर जो है कब मिलेगा, और वो आपको देवेंद्र बता ही देंगे जब भी ऐसा होगा। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका स्टूडियो में आने के लिए। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।